हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जो 6th एंड 7th प्रोसेस बाकी है थर्मोडायनेमिक का, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन। तो इसका डेफिनेशन देखो बच्चों क्या आएगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है ऐसा प्रोसेस। मतलब अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सपोज मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, ओके। तो सपोज यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये इसकी इनिशियल स्टेट है। तो यहां से हमें ऐसा कर्व मिला, पीवी डायग्राम मिला। तो A टू B हमें ये पाथ मिला। तो वापिस ये प्रोसेस B टू A जाएगा रिटर्न कहाँ, इनिशियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक साइकिल उसने कंप्लीट किया, मतलब इनिशियल पोजीशन पे था, वापिस वो इनिशियल पोजीशन पे ही गया रिटर्न होके। A टू B गया, वापिस B टू A वहां पे ही गया। मतलब ये फर्स्ट पाथ, ये सेकेंड पाथ। तो जो प्रोसेस ऐसे एक साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे जाता है, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इसका सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ये सेम रहेगा। अगर इसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है, मतलब U1 इज इक्वल टू क्या है, U2। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, U2 माइनस U1 होता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हमें डेल्टा U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर डेल्टा U इज इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ डेल्टा U 0 है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, W मिलेगा। मतलब सिस्टम के ऊपर जितनी भी हीट हम लोग अप्लाई करेंगे वो सभी के सभी हीट किसके लिए यूटिलाइज होगी, वो एज अ वर्क डन के लिए यूटिलाइज होगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हीट इंजिन्स। जितने भी हीट इंजन होते हैं वो इस साइक्लिक प्रोसेस पे ही चलते हैं। वर्किंग ऑफ ऑल हीट इंजिन्स इज अ साइक्लिक प्रोसेस। सभी हीट इंजन का साइक्लिक प्रोसेस होता है, समझ में आया। तो इसके ऊपर आपके बुक में एक सॉल्व क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, द टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर इज -1000 जूल। एक फिगर दिया है और उसमें उन्होंने साइक्लिक प्रोसेस दिखाया है। तो उसका टोटल वर्क डन मतलब W उन्होंने कितना दिया है, -1000 जूल। और वहां पे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, फर्स्ट व्हाट डज द निगेटिव साइन मीन। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, आपको पता है वर्क डन का निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑब्वियसली डेल्टा U क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। हीट ट्रांसफर एंड द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी और W क्या रहेगा, सॉरी Q हीट ट्रांसफर क्या रहेगी। व्हाट विल हैपन when the direction of the cycle is change, साइकिल का डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या होगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या दिया है, गिवन W कितना दिया है, -1000 जूल। अब यहाँ पे निगेटिव साइन, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। तो निगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय इट्स सराउंडिंग। पता है ना आपको, वर्क इज डन, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय इट्स सराउंडिंग, ओके। ऐसे आपको आंसर लिखना है। सेकेंड उन्होंने क्या पूछा है कि इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी। डेल्टा U इज इक्वल टू इसके लिए क्या होता है, ऑब्वियसली 0 होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1000 है, तो उन्होंने पूछा हीट ट्रांसफर कितना होगा, मतलब Q इज इक्वल टू क्या होता है, W। सो यहाँ पे Q इज ऑल्सो इक्वल टू क्या रहेगा, -1000 जूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे W क्या है, -1000 जूल है। तो ये सेकेंड का क्वेश्चन आंसर हो गया। थर्ड उन्होंने क्या पूछा है, अगर डायरेक्शन अपोजिट किया, मतलब डायरेक्शन चेंज किया तो क्या होगा। डायरेक्शन अगर चेंज किया तो नेट वर्क डन जो हमें मिला है वो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 1000 जूल मिलेगा। दैट मीन्स द वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम काम करे, यहाँ ऑन द सिस्टम था, यहाँ पे क्या आएगा फिर, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऐसा उसका मीनिंग है। देखो अब यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इसको पहले रफ करती हूँ। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, देखो आपको ये पीवी डायग्राम दिया है,
यहाँ पीवी डायग्राम में उन्होंने एरो ऐसे दिखाया है, मतलब ऐसे जा रहा है फिर ऐसे। ये कौन सा प्रोसेस है? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस गोज अराउंड द साइकिल इन अ क्लॉकवाइज डिरेक्शन, क्लॉकवाइज डिरेक्शन में है तो वर्क डन आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या रहेगा? निगेटिव। ये किसके लिए? क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा और वर्क डन बिकम्स निगेटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर हम उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज के लिए ये क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो ये अपोजिट है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये क्या रहेगा? निगेटिव। अगर ऐसा होता तो क्या होता? पॉजिटिव होता। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बस इतना याद रखो कि यहाँ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। इसके पहले एक एमसीक्यू हमने सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था शॉर्ट में। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि वर्क डन पॉजिटिव होता है फॉर क्लॉकवाइज एंड वर्क डन निगेटिव होता है फॉर काउंटर क्लॉकवाइज। ये बातें आपको याद रखनी है, काउंटर क्लॉकवाइज। एंड थर्ड पॉइंट आप याद रखो, यहाँ Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अगर 0 है तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? W मिलेगा, बिकॉज W प्लस डेल्टा यू, U क्या रहेगा? 0 रहेगा। सो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं वेयर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है? 0। तो ये 3-4 बातें ही है साइक्लिक प्रोसेस की, वो आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट, ये कहाँ यूज होता है? हीट इंजन के लिए। ठीक है, हीट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री एक्सपांशन, मतलब ये टाइप नंबर 7 है, राइट ना? तो फ्री एक्सपांशन मतलब क्या? इट इज अ वन टाइप ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन। ये एक एडियाबैटिक एक्सपांशन ही है। एडियाबैटिक एक्सपांशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया? एडियाबैटिक एक्सपांशन मतलब सिस्टम होती है जिसका वॉल इंसुलेटिंग होता है, मतलब ये वॉल इंसुलेटिंग होता है, ये एक क्लोज सिस्टम होता है, वॉल इंसुलेटिंग है। इसका मतलब बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। सो Q इज इक्वल टू क्या होता है? 0 एंड Q इज इक्वल टू क्या है? W, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, सो फ्री एक्सपांशन का मतलब होता है free expansion or adiabatic expansion, thus there is no exchange of heat between a system and its environment. environment से हीट अंदर भी नहीं जाएगी, अंदर की हीट बाहर भी नहीं जाएगी। ठीक है, that means no work is done here. okay, so Q is equal to W is equal to हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। hence according to first law of thermodynamic, Q is equal to क्या है? डेल्टा U प्लस W है। अगर ये Q भी 0 है, W भी 0, वर्क डन भी नहीं हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट भी नहीं है, इसका मतलब डेल्टा U इज ऑल्सो इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमें Q भी 0 मिल रहा है, वर्क डन भी 0 मिल रहा है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, बलून इज रप्चर्ड सडनली, ये एक एग्जाम्पल है। बलून से जब हवा निकलती है सडनली हवा निकली तो वहां पे डेल्टा यू भी 0 रहेगा, वर्क डन भी नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर टायर पंक्चर्ड हुआ सडनली तो वो भी एक एग्जांपल रहेगा। एयर इनसाइड रशेस आउट रैपिडली बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन और एनी अदर सरफेस वी कैन से। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन इज कॉल्ड एज द फ्री एक्सपांशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। एंड ये जो एक्सपांशन है ये दूसरे प्रोसेसेस जो है थर्मोडायनेमिक के, उनसे बहुत ही अलग प्रोसेस है ये, क्योंकि ये एक अनकंट्रोलेबल चेंज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो जैसे कि बलून से हवा निकल रही है, सडनली टायर पंक्चर हुआ, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये एक अनकंट्रोलेबल चेंज है। दिस इज अनकंट्रोल्ड चेंज। सो हेंस इट इज totally different than the other thermodynamic processes.
ओके, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस चेंज, इसकी वजह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ इसके लिए हम लोग पीवी डायग्राम भी ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो हमें पता है, पीवी डायग्राम में जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो हमें पता होता है, लेकिन इसके अंदर का जो पाथ है वही हमें पता नहीं है। क्योंकि ये इतना फास्ट प्रोसेस है, वो पाथ हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन के लिए हम लोग पीवी डायग्राम भी प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा फ्री, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूछा जाता है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट। सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज एन adiabatic expansion, that means there is no exchange of heat from the system to the environment, hence heat exchange, no exchange of heat, that means there is no work done, hence Q is equal to W is equal to 0, hence from the first law of thermodynamics delta U is also equal to 0, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हैं, when balloon is ruptured rapidly, suddenly, tire is suddenly punctured, or air inside the rushes out rapidly but there is no displacement of a piston or any other surface। उसके बाद बोल सकते हैं free expansion is a different than other thermodynamic processes because it is uncontrollable change, it is an instantaneous change, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। एंड उसके बाद लिख सकते हैं free expansion, for free expansion we cannot be plotted on a PV diagram because only its initial and final point, final state can be plotted but PV diagram path cannot be plotted। ठीक है, ऐसे हम लोग इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, एक्चुअली ये सेपरेट पॉइंट नहीं है, उन्होंने बस एक क्वेश्चन दिया है और उसके ऊपर एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन डाला है, इसीलिए ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कन्वर्जन ऑफ वीटी डायग्राम इनटू पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम, मतलब आपको वीटी डायग्राम दिया रहेगा, उसके ऊपर से आपको पीवी डायग्राम निकालना है और पीटी डायग्राम निकालना है। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करूंगी जो आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये सॉल्व क्वेश्चन है। अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन इन फिगर इन VT डायग्राम, फिगर दिया है देखो नीचे, ABCA साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक VT डायग्राम है, मतलब y एक्सिस पे V है, वॉल्यूम है, एंड x एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो VT डायग्राम कहते हैं हम इसको। इट इज परफॉर्म विद अ कांस्टेंट मास ऑफ आइडियल गैस, हाउ विल दिस ट्रांसफॉर्म टू अ PV डायग्राम, इसको हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है? PV डायग्राम में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। तो देखो बच्चों, डायग्राम कुछ इस प्रकार दिया है हमें, इसको हमें पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे और यहाँ पे प्रेशर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक पाथ को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ A to B में ऑब्जर्व करो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, A को वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर भी कम है, एरो देखो कैसे दिखा है यहाँ पे, A to B, B to C, C to A, राइट ना। सो A to B में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और आपको अगर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-लुसाक्स लॉ पता होंगे तो उसमें हमें पता है, टाइम पास वीडियो, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे हमने बोला है। मतलब इस वक्त वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहा, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे वही तो दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ। तो ये लाइन हमें क्या शो कर रही है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। सो A to B के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे, कांस्टेंट टेम्परेचर की, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर की। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा A to B के लिए। ठीक है, तो ये हमें A to B का पाथ मिलेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में, राइट। उसके बाद देखो B to C में क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो
प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको याद होगे गैस लॉज, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टाइम पास वीडियो मैंने आपको बताया था, टाइम पास वीडियो, बॉयल्स लॉ मतलब ये 3 वर्ड याद रखो, टाइम पास वीडियो, TPV। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसके बाद at constant pressure volume is directly proportional to temperature and at constant volume pressure is directly proportional to temperature। बॉयल्स लॉ में ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ल्स लॉ में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बीच की क्वांटिटी कांस्टेंट है, एंड गेल-लुजैक्स लॉ में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ B2C में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर भी ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब B2C में प्रेशर हमें डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी यहाँ, क्योंकि हमने वॉल्यूम क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे तक खींच दो, वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने कांस्टेंट रखी ताकि ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यहाँ प्रेशर भी कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये डायग्राम हमें किसके लिए मिलेगा, फॉर B2C। अब बात आती है A2C की, मतलब C2A के लिए क्या हो रहा है, देखो C2A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर को, बॉयल्स लॉ कहता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट ना, प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब C2A हमें यहाँ पे आइसोथर्मल ग्राफ मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल ग्राफ के लिए थोड़ा सा स्लोप होता है ना, तो आइसोथर्मल का ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है आइसोथर्मल के लिए, कुछ ऐसा। और यहाँ प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब हमें ऐसे एरो दिखाना है, प्रेशर इंक्रीज होगा। समझ में आया, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। पहले प्रेशर इतना था, फिर इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, और वॉल्यूम डिक्रीज होते गया, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो A2B, देखो A2B यहाँ पे ऐसा ग्राफ था प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, वो हमें ऐसा मिलेगा। फिर B2C, एक एक ग्राफ के बारे में सोचो। B2C यहाँ एरो ऐसा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एंड C2A के लिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमें ग्राफ कुछ आइसोथर्मल, मतलब कुछ स्लोप से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। यहाँ मैंने थोड़ी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको, ऐसा स्लोप मिलेगा, क्योंकि आइसोथर्मल का ग्राफ देखो थोड़ा सा स्लोप है वहां पे, है ना, तो ऐसा ग्राफ हमें वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना PV डायग्राम। तो ये आपके बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, ऐसा ही एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, द फिगर शोज द VT डायग्राम फॉर वन साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजिन which uses the ideal gas. Draw first the PV diagram and second PT diagram। ठीक है, नीचे फिगर दिया है, देखो VT डायग्राम दिया है, VT डायग्राम का यूज करके आपको PV डायग्राम भी निकालना है एंड PT डायग्राम भी निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम देखो कैसे दिखा है, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज टेम्परेचर। पहले हम देखते हैं A2B। अब यहाँ पे देखो, वहां पे उन्होंने बोला था कांस्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस। कांस्टेंट मास के लिए हम लोग गैस लॉज यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला है कि हीट इंजिन विच यूजेस आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या है, nRT डिवाइड बाय V। इससे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे देखो,
प्रेशर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ TA के लिए प्रेशर कम है, सॉरी टेम्परेचर कम है, ये देखो PA के लिए टेम्परेचर कम है, B के लिए टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन जहां वॉल्यूम ज्यादा है वहां प्रेशर कम रहेगा। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ आएगा, ठीक है। तो प्रेशर के लिए P एंड V के लिए प्रेशर यहाँ पे आएगा, A पॉइंट का प्रेशर यहाँ पे रहेगा, B पॉइंट का प्रेशर यहाँ पे रहेगा, और हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। ये लाइन जो ऊपर थी यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो वो लाइन नीचे मिलेगी क्योंकि यहाँ प्रेशर कम रहेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमें AB का ग्राफ मिलता है, A to B। अब देखते हैं BC। BC में देखो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें आइसोथर्मल का ग्राफ मिलेगा। आइसोथर्मल का ग्राफ मतलब यहाँ पे हमें कर्व मिलेगा, स्लोप वाला ग्राफ। लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसके लिए, B to C के लिए। उसके बाद देखो C to D के लिए यहाँ वापिस क्या हो रहा है, टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हुआ कहाँ, C to D के लिए। वापिस D to A के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वापस हमें आइसोथर्मल का ग्राफ मिलेगा, मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ स्लोप मिलेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे जा रहा है वॉल्यूम D to A के लिए, तो यहाँ वॉल्यूम प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया। ये A to B का, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर कम होगा। इसमें A का प्रेशर कम रहेगा क्योंकि टेम्परेचर A का कम है, इसीलिए TA इज लेस देन TB है, इसका मतलब PA इज लेस देन PB रहेगा, राइट। सो PA कम है, PB ज्यादा है, क्योंकि TA इज लेस देन TB है इसलिए, ठीक है। ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद BC के लिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल का ग्राफ मिलेगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इसीलिए एरो हमने इस साइड दिखाया। उसके बाद C to D के लिए यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। एंड देन D to A के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही उन्होंने किसके लिए पूछा है, PT डायग्राम के लिए पूछा है। तो PT डायग्राम के लिए देखो, यहाँ पे हम लोग प्रेशर लेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे, ये T और ये P रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं A to B के लिए। A to B के लिए सेम, यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हमें A to B का ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, A to B प्रेशर इंक्रीजेस ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। उसके बाद B to C के लिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिखाना है B to C के लिए। देन C to D के लिए वापस हमें वही ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा लाइक दिस। एंड यहाँ स्लोप नहीं मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV डायग्राम में हम स्लोप दिखाते हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा। दिस इज A B C एंड D। तो यहाँ पे हमने बस स्ट्रेट लाइन दिखाई, यहाँ पे स्लोप दिखाया था क्योंकि आइसोथर्मल का हमने ग्राफ निकाला, आइसोथर्मल में स्लोप होता है इसलिए हमने स्लोप दिखाया। बट यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखानी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग स्लोप नहीं दिखा सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा, ऐसे हम लोग डायग्राम निकालेंगे। समझ में आया सबको। तो ये हमने देखा कन्वर्जन ऑफ VT डायग्राम इन PV डायग्राम एंड PT डायग्राम, ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वैसे आप लोग मुझे कमेंट करो, ठीक है।
तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑलमोस्ट हमने सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस विथ पीवी डायग्राम, वीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम के साथ कंप्लीट किए हैं। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट किए हैं। एमसीक्यूज रिलेटेड ये डायग्राम से रिलेटेड ऑलरेडी एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। इसके पहले के लेक्चर में देखो मैंने डिटेल में उसको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।